रात को 10:36 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मैंने आप ही के चैनल पर प्रोग्राम में बताया था कि हमेशा बड़े ग्रहों के प्रभाव महीने 15 दिन पहले, कुछ दिन पहले आने लगते हैं। ऐसा रिसर्च में हमने फील किया, क्योंकि जुपिटर 1 साल के ड्यूरेशन को कवर करता है, शनि 2.5 साल को करता है, राहु 1.5 साल को करता है, 18 महीने को। तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने अपनी ट्वीट में कहा था कि ये वॉर जो है फुल फ्लैश वॉर नहीं होगा। और मैंने अपना उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि जो गणना मैंने 3 मई से लेके 5 मई के की थी, वो मेरी गणना आगे भी काम लागू होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा पाप कर्तरी में आ गया था जब आपने अटैक किया। 6 तारीख की रात को किया है लगभग, जो 12 बजे के बाद आपका अगला दिन बदल जाता है, उसको 7 कहते हैं, 7 माना जाएगा घटी। और इसके बाद आपको पता, भारतवर्ष की कुंडली में ये जो बृहस्पति जुपिटर राशि बदल के जा रहे हैं, वो सेकंड हाउस में आ रहे हैं। दर्शकों, यहाँ सेकंड हाउस में आ रहे हैं। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, 9th एस्पेक्ट होती है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे भारत की कुंडली में। तो जो मैंने सिद्धांत आपको बताया कि जब जब देश के, और 10वां घर रूलर का भी होता है, दर्शकों की जानकारी के बता, रूलिंग पार्टी प्रधानमंत्री हमेशा 10th हाउस से देखा जाता है। तो 10th हाउस पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि बृहस्पति की आ रही है, जिसका प्रभाव हमको मिल रहा है, उसके वजह से भारत का सीज फायर को एक्सेप्ट करना दिखाई दे रहा है। ये भारत की कुंडली से बताया। अब मैं दर्शकों आपको पाकिस्तान की कुंडली दिखाता हूं। ये है जनाब पाकिस्तान की कुंडली। ऐसा था कि जो हमारे वायसराय थे, वो एक ही टाइम पे, दर्शकों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताने जा रहा हूं कि एक ही टाइम पर आपके जो है वो आजादी देना चाहते थे। तो हमारे यहाँ बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने इंसिस्ट किया। नेहरू जी तो नहीं ज्यादा मानते थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो उन्होंने कहा, नेहरू जी से कहा था कि भाई हमको 2 एस्ट्रोलॉजर, ये हिस्ट्री में कहीं अंग्रेज ने किसी ने लिखा अपनी किताब में, उन्होंने कहा था कि भाई हमको तो 15 तारीख को लेनी है आजादी, हम 14 को नहीं लेंगे। पहले अंग्रेज 14 को दोनों को दे रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंस। तो उसमें 2 एस्ट्रोलॉजर, जो पंडित सूर्य नारायण व्यास उज्जैन के और पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री सोलन वाले हिमाचल प्रदेश से, उनको बुलाया गया और समय निकाला गया। पाकिस्तान को यह था कि पाकिस्तान, ये मैंने सब ग्रॉक बाबू से, आपने ग्रॉक भाई से इंफॉर्मेशन और ले ली हिस्ट्री की। तो उसमें बताया कि भाई पाकिस्तान ने कहा कि हमारा जुम्मे के वो जो आपके रोजे का आखिरी दिन था कुछ उनका, उस दिन वो खत्म होने के समय 13 तारीख को वो लेना चाहते थे इंडिपेंडेंस, के भाई हमारा, उनको लगा शुभ दिन हमारे लिए है। तो इसीलिए वायसराय दौड़ करके 13 तारीख को इवनिंग में वो कराची पहुंचे रात को, और रात्रि को 14 तारीख की रात्रि को, 13 तारीख की रात्रि को 00:01 पर पाकिस्तान आजाद हुआ। तो पाकिस्तान की ये मेष लगन की कुंडली है दर्शकों, मेष लगन में, और इनके दूसरे घर में राहु है। इनका जन्म का नक्षत्र भी राहु का है। इनका जो जन्म हुआ है राहु में, चंद्र में हुआ है, इसलिए ये मेंटली कभी भी देश सुखी नहीं रहेगा। एक भविष्यवाणी आप लोगों को कर देता हूं कि मानसिक रूप से ये कभी भी देश सुखी नहीं रहेगा। और इस देश की जो फॉर्मेशन धर्म के आधार पर, उसका सीधा सीधा संकेत आता है कि बृहस्पति धर्म के कारक है। मतलब धर्म, मतलब उनका अगर मुस्लिम धर्म है तो उनका धर्म माना जाएगा, हमारा वैदिक धर्म है तो हमारा वैदिक धर्म माना, मतलब, लेकिन रिलीजन का सिग्निफिकेटर है बृहस्पति। तो बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है, और इनके दूसरे घर में राहु, तीसरे घर में चंद्रमा और मंगल है। इसीलिए ये लोग एग्रेसिव हैं और पड़ोसी देशों से संबंध हमेशा बिगाड़ कर रखेंगे। चौथे घर में बुध, शनि, शुक्र और सूर्य हैं। इसीलिए इनके सत्ता में हमेशा, चाहे इनके मिलिट्री के जनरल हो या शासक हो, भोगी होंगे, मतलब करप्ट होंगे, बहुत ज्यादा करप्शन का, क्योंकि शुक्र भी वहां पहुंच गया, बुध भी पहुंच गया। शुक्र धनेश है, फाइनेंस का लॉर्ड है, और 8वें भाव में केतु था। इस कुंडली में भी मैं 10 को बता रहा हूं। इस कुंडली के अनुसार बृहस्पति अभी आपके तीसरे घर में आ रहा है। मिथुन राशि तीसरा घर बनती है, और तीसरे घर से 7वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। 7वां घर वार का होता है। तो इनकी कुंडली में भी ये योग अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर 7वें घर में बैठे जन्म के बृहस्पति को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसीलिए मैंने पहले ही गणना कर ली थी कि पाकिस्तान किसी तरह से समझौता एक्सेप्ट करेगा और ये वॉर रुक जाएगा। तो हमने ये जब देखा कि पिछले 5 वॉर को मैंने ड्यूरेशन आपकी बताई, ये वॉर मात्र, ये मतलब वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी मिले, इसको एक्चुअली में टेक्निकल वर्ड है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट।
ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट मात्र 3 दिन चला, लगभग 3 साढ़े 3 दिन चला है, सिर्फ इस वजह से कि शुभ ग्रह का प्रभाव आ गया, जो मैंने आपको पहले कहा। और 7 तारीख को और बता दो, 7 तारीख को इनका बुध भी इनके आ गया था लगन में। हालांकि बुध इस कुंडली का, पाकिस्तान की कुंडली का 6वें घर का लॉर्ड है, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी फाइट जारी भी रखी थी। लेकिन बुध का लगन में प्रभाव, शुभ ग्रह का प्रभाव, और 7वें घर पर वॉर के हाउस पर बृहस्पति के प्रभाव के कारण दोनों देशों की कुंडली के आधार पर मैंने ये देखा कि वॉर रुकेगा, और ये घटना हमें। और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ साथ मैं अपने समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि युद्ध कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसमें देखिए, गरीब के जो सैनिक कौन होते हैं, कोई पैसे वाले का, किसी बनिया का लड़का नहीं जाएगा फौज में, उद्योगपति का लड़का नहीं जाता है, गरीब किसान का, मजदूर का लड़का फौज में जाता है। उनकी कैजुअलिटी होती है। चंद ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर कौन बनते हैं, जो So you're 60. हाई हार्ट जो है बेसिकली, जिनका देश प्रेम बहुत ज्यादा होता है। पहले के टाइम में सिख हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, इन लोगों का भी रहा है हमेशा वार। तो ये वार कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, कभी भी नहीं अच्छा माना गया। इसमें पर डे का नुकसान, और दूसरा बात है हिंसा, चूंकि अधर्म माना गया। हालांकि आपको पता है कि भारतवर्ष इस वॉर में मैंने क्या देखा कि धर्म के युद्ध के ऊपर अगर कोई था तो भारत था। इसलिए भारत को इसमें रिलीफ भी मिलनी थी, और भारत ने इस अटैक को किया तो भारत धर्म के रास्ते पर था, क्योंकि उसके निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई। इसीलिए भारत को ये ज्यादा नुकसान नहीं करने वाला था। फाइनेंशियल टर्म्स में जरूर होगा, लेकिन चूंकि भारत धर्म के युद्ध पर, तो मैंने आपको हमेशा रामायण का एक उदाहरण बताया कि धर्म का रथ क्या होता है। ये रामायण में भगवान राम ने जो है उसमें कहा भी है, विभीषण गीता में लंका कांड या युद्ध कांड में आता है ये विषय। जो धर्म का रथ होता है, शौर्य और धैर्य उसके 2 चक्र होते हैं। शौर्य कहते हैं बाहरी शक्तियों की चुनौतियों को सामना करने की शक्ति, इसलिए हमारे भारतवर्ष में शौर्य तो है। धैर्य का अर्थ होता है आंतरिक बल और आंतरिक शक्ति। इसीलिए देखिए, टॉलरेंस भारतवर्ष ने ज्यादा रखा। आपके 22-15 दिन के बाद किया, और उनको बराबर चेतावनी भी दी, उन सब कुछ किया। तो भारत के अंदर शौर्य भी है, धैर्य भी था। सत्य और शील, शील कहते हैं चरित्र को, सत्य और शील इस रथ की ध्वजा और पताका होती हैं, जो धर्म रथ होता है। और भारतवर्ष चूंकि हमारा ऋषि मुनियों का देश है, ये वैदिक संस्कृति का जो दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है, इसलिए हम सत्य का पालन करने वाले देश हैं। इसलिए हमारा और बल, विवेक, संयम और परोपकार इसके अश्व हैं, मतलब हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं। कृपा, क्षमा और समता इस रथ की लगाम है। भारत का इसमें शानो शौकत के साथ भारत का एक फेस जरूर नजर आ गया। भारत की शक्ति को दुनिया ने पहचाना, और भारत ने इसमें अपना बड़प्पन दिखाया है इस सीज फायर को एक्सेप्ट करने में। और वह बड़ा आदमी हमेशा संजय जी वही होता है जो क्षमाशील होता है, जिसके अंदर धैर्य होता है। तो बहुत अच्छा काम किया हमारे भारत की आर्म फोर्सेज ने, सरकार ने, कि इस चीज को आगे बढ़ने से रोका, अन्यथा बहुत सारे परिणाम। क्योंकि हम जब देखते हैं, देखिए आपको पता है संजय जी, बुद्धिज्म प्रीच्ड टोटल नॉन वायलेंस एंड totally disillusioned with wars after the great massacre in the War of Kalinga. He gave up the use of force and started the Chakra of Dharma. His emissaries spread to all parts of the world to spread the message of peace and brotherhood. Christianity says love the neighbor. Christianity कहती है love the neighbor. तो अशोक ने भी द ग्रेट किंग, इसलिए वो ग्रेट अशोका बना। ग्रेट किंग कब बना था? जब उसने हिंसा का त्याग, वार का त्याग करके और शांति और भाईचारे का संदेश भेजा। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात इसमें ये देखता हूं, आप लोगों ने क्या नाम है ये देखा होगा कि जब फर्स्ट ब्रीफिंग हुई थी संजय जी, उस समय कितना सुंदर 2 फीमेल ऑफिसर्स को बैठा के और कितने शांत भाव से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है उस चीज को ब्रीफिंग कर रहे थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि इस दौरान हमारे देश ने जो अपना भाईचारा और ब्रदरहुड का जो संदेश दिया, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया कि इतनी बड़ी टेररिस्ट के ऊपर अटैक करने के बावजूद भी हम लोग एक रहे। हमारे देश में किसी तरह का द्वेष नहीं हुआ, कुछ चंद लोगों को छोड़ने। हालांकि गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की, और आज जो कल जो हमारा सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में,
अगर सबसे ज्यादा किसी को निराशा अगर हुई होगी तो गोदी मीडिया को और आईटी सेल को और अंधभक्तों को, क्योंकि उनके दिमाग तो सड़े गले हैं ही, आपने देखा ही है। तो वो उनको उनकी जो जिस तरह की, मैं तो टीवी चैनल देखता नहीं हूँ दर्शकों, लेकिन कुछ यूट्यूब की वजह से मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद हमारा हो गया, या पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान 5 घंटे में तबाह हो जाएगा। तो उन लोगों को जरूर धक्का लगा होगा कि उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, और ना तो वो हमारा देश को की आपस में भाईचारे को बांट पाए, और ना किसी तरह उनकी कोई चली है। तो हमारी सरकार को ये चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि कम से कम इस तरह के देशद्रोही लोगों पर कुछ लगाम लगाइए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारे मनोरोग बढ़ रहे हैं। मैंने आपको आपके फेक न्यूज की हमेशा बताया था कि ये जो फेक न्यूज का मैंने फेक न्यूज क्या है, ओमिशन बाय मीडिया। फेक न्यूज कैसे बनती है? मीडिया कैन लाई बाय ओमिशन, मतलब कुछ चीजों को उड़ा दे, उसमें काट छांट कर दे। Selective editing of video footage, ignoring important details, failing to report on certain events, biased reporting, using misleading headlines, ये इस तरह का काम मीडिया जो है प्रोपेगेंडा वॉर में करता है। America relies on नुकसान क्या होता है मानसिक रूप से? मैंने कहा इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे दर्शकों के बिगड़ जाते, फीलिंग एंगर, फियर और आउटरेज ओवर द कवरेज ऑफ द इवेंट। दिस कैन लीड टू हाइटेन the levels of stress, anxiety, frustration, and many psychosomatic disorder like BP, sugar, sleeping disorder, digestion, etc. ये देश के नागरिकों के लिए खतरा है, ये इस तरह का मीडिया। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, हमारा परसेप्शन खराब हो जाता है, हम सत्य को देख नहीं पाते हैं, जो असत्य पेश किया जा रहा था। आज देखिए देश हमारा कितना सुख शांति महसूस करेगा। बायस लीडिंग टू पोलराइजेशन एंड डिवीजन अमंग द पीपल। बायस रिपोर्टिंग होती है तो वो पोलराइजेशन डिवीजन करा सकता है। डिस्ट्रैक्शन, इट कैन लीड टू अ लैक ऑफ फोकस एंड अटेंशन ऑन क्रिटिकल इश्यूज। जो हमारे देश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, आपकी और क्या नाम है, महंगाई, इन्फ्लेशन और नाना प्रकार के, उनसे डिस्ट्रैक्ट होती है हमारी जनता। दैट आर इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन। और desensitization, it can lead to people become numb to the event's impact or severity. Due to the constant and overwhelming coverage, it may also lead to insensitiveness of people. मतलब लोग बिल्कुल थक हार के बैठ जाते हैं, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि लोग रखते हैं कि यार अब कुछ बचा नहीं है, निराशा आती है, डिप्रेशन का संकेत आता है। तो ये मेरी एक कवरेज थी, मैंने आपको बताया कि इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये वॉर भी रुका। वॉर क्यों होता है, वॉर की कंडीशन भी पूरी हो रही थी। अब चलते चलते एक मैं बहुत अच्छी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक जब आपका ये इवेंट हुई थी, जब हमारे पीछे शायद हमारे फोन पे बात हुई थी, मैं नैनीताल गया था। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 7 मई को मैं जिंदगी में लाइफ में पहली बार मैंने कैंची धाम में हनुमान जी के दर्शन किए, जो हमारे ग्रेट नीम करोड़ी बाबा का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ का जुकरबर्ग और आपका स्टीव जॉब्स जहां से जुड़े हुए थे, बड़ा फेमस हुआ था। आपका विराट कोहली की भी जब आपकी उसकी फॉर्म गिरती जा रही थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो विराट कोहली युवराज सिंह के कहने से अपनी वाइफ के साथ वहां पे कैंची धाम गया था। उसने फोटो भी डाली थी सोशल मीडिया में, और उसके बाद विराट कोहली की परफॉर्मेंस वापस आई है। तो मैं 7 मई को दर्शकों हनुमान जी के मंदिर में मैंने वहां हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, उनकी सुख शांति और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की थी। तो और उसको मैंने देखा कि हनुमान जी ने 3 दिन के अंदर ही वो सुन लिया कि आज हमारे देश में सीज फायर हुआ। ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद विषय है। चलते चलते एक बहुत दिन से मैं टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ था, हैप्पीनेस की बात आ रही थी। तो संजय जी, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, हमारी जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन है वो 3 डायमेंशनल ग्रोथ की बात करती है। 3 डायमेंशनल की ग्रोथ होती है। एक 0 to 12 ईयर, जिसमें आपकी फिजिकल ग्रोथ, बच्चों को आप स्कूल में डालते हो, फिर वो खेलते कूदते हैं, खाना पीना वगैरह। 12 से 18 वर्ष के बीच में हमारा लॉजिक ब्रेन डेवलप होता है, उसको लॉजिक की ग्रोथ कहा जाता है। 18 वर्ष के बाद में जब बच्चा आपका ग्रेजुएशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है, वहां से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात होती है। यहीं पर हमारी दुनिया की सारी मॉडर्न एजुकेशन रुक जाती है। हम क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ में क्या करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे,
फिर 4 पैसे कमाएंगे, कुछ इंश्योरेंस ले लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, फिर रिटायरमेंट के लिए सेविंग खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, और उसके बाद हम मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो मतलब 3 डायमेंशन पर रुक गई आपकी। लेकिन उससे अब दिक्कत क्या, जबकि पूर्व काल में गुरुकुल में एक चौथी डायमेंशन को जरूर सिखाया जाता था, जो मिसिंग है आजकल की मॉडर्न एजुकेशन। वो थी आध्यात्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है, मैं आपको बता दें। स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में बताया है कि आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। जब आप आत्मा का अध्ययन करने लगते हो, मैं को जानने लगते हो, तो आपके अंदर दया करुणा आती है, एम्पैथी आना शुरू हो जाती है, संतोष का भाव होगा। क्योंकि मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में बताया आत्मा के 8 स्वाभाविक गुण हैं। जब आप, जैसे आपकी कुंडली में तो है ही अच्छा योग, क्योंकि 9वें घर का स्वामी लगन में बैठा है। आत्मा के 8 स्वाभाविक गुण जब आना है, इनमें जो कुछ भी गुण आपके अंदर आ गए, तो आप आध्यात्मिक तरक्की की तरफ जा रहे हो। तो वो आत्मा के 8 स्वाभाविक गुण जल्दी से बताता हूं। मैत्री, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सेवा, समर्पण, परोपकार, आनंद और शांति, ये आत्मा के गुण हैं। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, शांति नहीं है, इसका मतलब तो आप बेकार, जितना मर्जी पैसा कमा लो, पैसा लेकर तो जाने वाले हो नहीं, ये सब यहीं छोड़ करके जाना है। सो ये गुण है। तो ऐसा अब महसूस किया जाने लगा संजय जी। मैंने सोचा कि देश के बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स क्यों हैप्पीनेस के कोर्स को शुरू कर रहे हैं, और वो भी आईआईटी। एक इंजीनियरिंग का हर एक का सपना होता है, हम जैसे जब हम स्टूडेंट लाइफ में, हमारा भी सपना था हम आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर में, आईआईटी के बड़े बड़े पोजीशंस पर उनके सीईओज बैठे हुए हैं, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड में नाम है उसका। दूसरे आते हैं मैनेजमेंट में, एमबीएस में आईआईएम। इन बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इस चीज को क्यों महसूस किया कि हैप्पीनेस के कोर्सेज शुरू किए जाएं। तो उसको मैं दर्शकों को बता देता हूं कि उन्होंने ये देखा कि ये देखिए, उसमें एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी जो मैं शेयर कर रहा हूं। यू कैन लर्न द साइंस ऑफ हैप्पीनेस एट आईआईटी मद्रास, 3 अप्रैल का पेपर था। कैन हैप्पीनेस बी टॉट? आईआईटी मद्रास थिंक सो। The institute is partnering with NGO Reiki Foundation for Happiness to establish the Reiki Center of Excellence for Science of Happiness. Psychologist ने happiness को कैसे define किया है? Psychologists define happiness science as a branch within positive psychology and studies factors which influence well-being, positive emotions, satisfaction, resilience, all of which contribute to a fulfilling life. The IIT aims to advance research and integrate happiness studies with academic curriculum. It will focus on developing and delivering courses that empower students to cultivate positivity, but build emotional resilience and lead purposeful life. The IIT Madras Center will have a mind lab equipped with cutting-edge tools, the hand-on learning and practical application of happiness science. The objective of this initiative is to cultivate an ideal student-faculty environment, reinforcing the idea that true learning and holistic personal growth extend beyond academic scores. जो academics में आपके नंबर आ जाते हैं, उससे अलग ही कोई आपकी पर्सनल एक हैप्पीनेस की ग्रोथ होती है। तो संजय जी, आपको जानकारी का जल्दी से बताता हूँ। ये माइंड लैब क्या बनाई है, उसमें आप क्या कर लोगे? तो इसमें उन्होंने क्या किया, इस कोर्स का कुरिकुलम कैसे बनाया कि इंटरेक्शन हो गए। हम लोग डिप्रेशन में कब जाते हैं? जब हम कट ऑफ कर देते हैं दुनिया से। हमारे जीवन में देखिए, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, याद रखिएगा। सुख और दुख आपका नेचर का उसी तरह हिस्सा है जैसे दिन और रात होते हैं। कभी दुनिया में 24 घंटे दिन नहीं रह सकता, 24 घंटे रात भी नहीं रहेगी। तो कभी 24 आपको 365 दिन 24 घंटे सुख में भी नहीं रहोगे और कभी दुख में भी नहीं रहोगे, प्रकृति का नियम है। तो ऐसे केसेस में जो डिप्रेशन में लोग क्या करते हैं, कट ऑफ कर लेते, कन्फाइन कर लेते हैं अपने कमरे में, लोगों से इंटरेक्शन बंद कर देते हैं, बाहर जाना आना बंद कर देते हैं। आपको दर्शकों जानकारी के लिए बताता हूं, बहुत सारे जो लोनलीनेस की मिनिस्ट्री बन गई है बड़े बड़े यूरोप में और अमेरिका में, अकेलेपन की, क्योंकि वहां तो वो फैमिली लाइफ कुछ होती नहीं है। तो वहां पर जानते हैं डॉक्टर्स ने क्या आपको सजेस्ट करना शुरू किया हीलिंग के लिए, अपार्ट फ्रॉम सम मेडिसिन। डॉक्टर कहते हैं कि आप म्यूजियम में विजिट करके आओ। तो म्यूजियम में विजिट करके आने से डिप्रेशन कैसे दूर हो जाएगा? Warning. Don't. से ही आप घर के बाद माहौल बदलता हुआ देखते हो तो थॉट्स आपके चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ नॉलेज हमेशा आपको पॉजिटिव एक सिग्नल देती है।
क्योंकि मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में बताया 3 प्रकार की ऊर्जा होती है दर्शकों। दिमाग, कटोरा जो भेजा है बाएं, ब्रेन, हार्ट और स्टमक, पेट। 3 सूर हैं हमारे जीवन में। सूर का मतलब है ऊर्जा। ब्रेन का खुराक जो होती है, ब्रेन की ऊर्जा है नॉलेज। जितना आप नॉलेज आप गेन करोगे आपको खुशी महसूस होने लगी। चेस्ट की आपकी ऊर्जा है प्राण। जितना आपका ब्रीदिंग अच्छा होगा उतना आपका ब्लड भी अच्छा बनेगा और ब्रेन भी पावरफुल हो जाएगा। और तीसरी पेट की होती है जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर। अगर वो स्ट्रांग है तो आप तीनों ऊर्जाएं अगर आपके अंदर है तो आप मस्त रहिए, आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसमें इस प्रोग्राम में क्या किया गया संजय जी कि उन्होंने स्टूडेंट्स की, पहले हम जैसे ग्रुप डिस्कशन होता था ना स्टूडेंट लाइफ में देखते थे, आपस में इंटरेक्शन कराना। कुछ उनके बाद अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में कोई नहीं कर रहा है या किसी की हॉबी पता कर लेना, किसी को गार्डनिंग की हॉबी है, किसी को मंदिर जाना अच्छा लगता है, भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है, कोई सिंगर अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, इंडोर हो या आउटडोर हो, इस तरह की एक्टिविटीज को उन्होंने शुरू किया। तो मैं आपको दर्शकों को बता दूं माइंड लैब में क्या उन्होंने चेक किया था। माइंड लैब में वो लोग चेक करते हैं कि उनके पास में एक ऐसा था कि हम सर्टेन, जैसे वो कहते हैं स्पेशली माइंड लैब में क्या देखना है, साइंटिफिक फाइंडिंग कैसे हो सकती है हैप्पीनेस की। ये दर्शकों को जानते हो लोग सोचेंगे यार हैप्पीनेस कैसे, साइंस कैसे क्या कर सकता है, तो बता देता हूं। साइंटिफिक फाइंडिंग्स आर एक्सप्लोर स्पेशली न्यूरो साइंस एंड द ब्रेन साइंस the roles of chemicals like serotonin, oxytocin and dopamine। ये 3 हैप्पी हार्मोन होते हैं, serotonin, oxytocin and dopamine, and how certain behaviors and actions can trigger the release of these chemicals leading to happiness। जैसे ही आपके अंदर ये इनमें से कोई भी हार्मोन जन रहा हो आपका मूड चेंज हो जाता है। अच्छा मूड होना ये हार्मोन का, सेरोटोनिन इज ए हार्मोन ऑफ मूड, डोपामाइन भी आपका मूड का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो होता है हग का हार्मोन होता है। इसीलिए आप जब किसी को गले लगाते हो, किसी के सर पे हाथ फेरते हो, आपके हिंदू हमारे वैदिक धर्म में क्या था, आप पहले चरण स्पर्श करते थे, बुजुर्ग आपके सर पे हाथ रखता था तो आपका एक सर्किट पूरा हो जाता था ऊर्जा का। आपने बुजुर्ग के पैरों को टच किया और उसने इसको ऑक्सीटोसिन बनता है, हग का हार्मोन, टच का हार्मोन बन जाता है। तो आपके अंदर केमिकल एक मतलब झुरझुरी आ जाती है, वाइब्रेशन सी फील होती है। गुरु के पास जाने से भी ये होता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, लैब में ये देखते थे कि कुछ बच्चे जो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे उनको एक्टिविटी कराई। फिर उनके ब्रेन को उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा उनके अंदर हार्मोन डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में देखा कि इस तरह हैप्पीनेस किसी के अंदर भी डेवलप की जा सकती है। तो ये साइंटिफिक मेजर है। तो आपके, और मैं आपको दर्शकों बता देता हूं, जो मैंने आपको विदेश का एग्जाम्पल बताया था, बहुत सारे आपके पूना में, बेंगलोर में बहुत सारे जो थेरेपिस्ट हैं, जो मोटिवेशनल जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं संजय जी, वो जो है वो एक आउटडोर ट्रिप लगाते हैं आपकी, और वो जाना ले आपसे पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। आपको वो क्या कर रहे हैं, ले जाकर के वो जंगल ले जाएंगे, जंगल में कहेंगे आपने पेड़ को हग करो। मतलब पेड़ को हग टच करने से ही आपके अंदर चेंज, फीलिंग चेंज हो जाती है। एक्चुअली ग्रीन कलर जो होता है पृथ्वी पर 70%, 70% ग्रीन कलर है। तो द मोमेंट यू सी ग्रीन कलर, सेरोटोनिन बनना शुरू हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। आप घर में आप योगा आसन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जैसे पार्क बाग बगीचे में जाएंगे प्राण शुद्ध मिलेगा, आप एकदम आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो इस तरह से मेरे को एक डिटेल में बताना था ये सब चीजें। यहाँ तो भक्तों को हरा रंग देख के ही अड़कने लगते हैं। यहाँ तो रंग भी धर्मों में बांट दिए गए हैं। भाषाएं shopberlinpackaging.com। हिंदी हमारी, उर्दू उनकी, केसरिया हमारा, हरा उनका। और जब हरा रंग इतना ताजगी का प्रतीक होता है तो भक्तों के दिल पे बड़ी छुरी चलेगी ये सुनकर। अब ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखो कहा, माना कि भाई हिंदी का जो ओरिजिन है वो उर्दू से हुआ है। उर्दू बाहर की भाषा थी नहीं, यही की भाषा है। और चलते चलते एक और दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक बड़ी मुद्दा चला था, वो आपके निशिकांत दुबे फिर धनखड़ जी कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव ज्यादा सुपीरियर है जुडिशरी से। तो अभी आपके लोग, ये दोनों मानसिक बीमार लोग। हाँ, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर हो रहे हैं, अगले प्रोग्राम में मैं करूंगा, मैं चाहता था लेकिन अभी समय ज्यादा हो जाएगा, मैं अगले प्रोग्राम में नए चीफ जस्टिस की कुंडली जरूर चर्चा करूंगा। और अमित शाह का भाई पेंडिंग है, अमित शाह की 7:30 उनका खराब समय है, इसीलिए बेचारे वो ह्यूमिलेशन उनको बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ संजीव खन्ना जी ने क्या जजमेंट दिया था निशिकांत दुबे वाले मैटर में, उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी से भी सुप्रीम है। उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड है ये, दर्शकों जान लो। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का उसके जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, मीडिया से, पब्लिक से सबसे ज्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि वो आपका वो ग्रंथ है, वो नॉलेज है जो सबको एक साथ बांध रख सकती है। चलते चलते हनुमान जी की प्रार्थना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय हनुमान। ये तो